जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। ये बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 60 तक के जितने भी चैप्टर है सब पे ऑब्जेक्टिव का एक एक वीडियो बना दिए हैं। वो भी आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 70 देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इसके बाद सिर्फ बायोलॉजी का मात्र एक और चैप्टर आएगा 80। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे देखेंगे। केमिस्ट्री का जो भी है बायो ऑब्जेक्टिव, उस पर हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे। और ये बता दें कि ये बिट्टू झा सर का जो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ये बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और इसको आप अगर याद कर लेते हैं, टोटल को चैप्टर को, सभी चैप्टर को अगर आप क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ये बिट्टू झा सर का दावा है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी कई एग्ज़ाम में देखे हैं तो बायोलॉजी एक भी नहीं छूटता है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए। और एक और बता दें कि इससे पहले हम लोग एक बिहार स्पेशल एक वीडियो बनाया है, जो उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। और पढ़ाने के साथ साथ हम उसको याद भी कर रहे हैं कि इससे जो कुछ टॉपर्स जो होते हैं उस चीज़ को याद कैसे रखते हैं नया चीज़ तक, तो उसको हम ट्रिक से, निमोनिक्स से भी उसको याद करवाए हुए हैं। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। और इसमें बता दें कि इसे टोटल 106 प्रश्न है और थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, तो आप वीडियो के बीच में नहीं छोड़े, इसको पूरा कंप्लीट करें। चलिए तो देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोजेन ने। कौन किया था? वाल्टर जी रोजेन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक सही नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा एक गलत है? तो पहला है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की और पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, टुंड्रा एवं टैगा जलवायु क्षेत्र में विषुवतीय, रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता में कमी आती है। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि ये तीनों सही है। तो गलत कौन होगा? ये गलत होगा। इसमें कह रहा है स्थलीय क्षेत्रों के तुलना में जलीय क्षेत्र में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो ये गलत है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु वनस्पति के बीच में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? तो उसे परितंत्र विविधता कहते हैं या समुदाय विविधता कहते हैं? तो इसका हो जाएगा C आंसर। ठीक है, इसको परितंत्र विविधता कहते हैं या समुदाय विविधता भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति विविधता किसमें पाई जाती है? तो ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। अगला देखेंगे, जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो ये आवासों का विनाश। क्या है? आवासों का विनाश। ऐसे तो है सब, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है आवासों का विनाश, यानी कि इसका B आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता में निरंतर आ रही कमी ह्रास का क्या कारण है? तो बताएं ना, ये आवासों का विखंडन हो जाएगा, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका D आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक जाति या इसकी एक समष्टि आबादी में कुल आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? तो जीन पूल कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन पूल। तो इसका A आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी एक समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या का पता चलता है तो अल्फा विविधता से। किससे? अल्फा विविधता से। तो इसका आंसर A हो जाएगा। आगे देखेंगे, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे जैव विविधता
प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता प्रवणता, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की सफलता में किस विविधता का सर्वाधिक योगदान है? तो ये आनुवांशिक विविधता का। किसका है? आनुवांशिक विविधता का। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंडस्केप स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? तो ये गामा कहा जाता है, गामा विविधता कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडोनेशिया में उगने वाली घास में पाई जाने वाली जीन से किस रोग की रोकथाम की गई है? तो ये गन्ना का लाल विग्लन। ठीक है, ये कवक के द्वारा होता है। तो गन्ना में लाल विग्लन, जिसे रेड रोट कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में जैव विविधता क्यों अत्यधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती इन क्षेत्रों में जातीय उद्वहन अधिक हुआ, ये भी हुआ। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है, ये भी होगा। इस क्षेत्र में कम मौसमी परिवर्तन होता है, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि से कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो ये पादप उत्पादक घटती भी है, पर्यावरण समस्या, बाढ़, सुखाड़ में प्रतिरोध में कमी भी आती, और जल उपयोग तथा रुख चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विदेशी प्रजाति है? तो विदेशी प्रजाति ये लेंटाना कमारा भी हो जाएगा, जलकुंभी भी हो जाएगा, घास गाजर भी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, आगे है किस पर्यावरणविद ने पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से की तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाले स्पंजित तंत्र में पाई जाने वाले स्पंजिस की तुलना हवाई जहाज का कीलक से की है? देखिए, यहाँ पे ना कुछ सुधार कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन पे यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे जो स्पंजित तंत्र में पाई जाने वाली लिखा हुआ है ना, ये दो बार इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन सही है, किस पर्यावरणविद ने पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से की तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाले स्पीशीज की तुलना हवाई जहाज से कीलक से की? तो ये पॉल एयरलिख ने की थी। कौन की थी? पॉल एयरलिख। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, से इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है कि ग्रासी स्टंट वायरस धान के ओराइजा सेटाइवा किस्म को नष्ट कर देता है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद धान के ओराइजा निवारा किस्म में ग्रासी स्टंट वायरस को रोकने की क्षमता वाला जीन है, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे, कीटों की सबसे अधिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उभयचरों होना चाहिए, यहाँ यरो लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ उभयचरों होता। उभयचरों के स्थानिक प्रजाति हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये पश्चिमी घाट प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रेड डाटा बुक से संकटग्रस्त प्रजाति वह है जिसकी संख्या में 10 वर्ष में 70% की कमी दर्ज की जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सब डाटा, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे अगला है, निम्नलिखित जीवों में कौन सा रेड डाटा बुक के घोर संकटग्रस्त सी श्रेणी में शामिल है? तो ये कौन सा शामिल है? तो ये ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड ये शामिल है, जेल डॉन कॉर्सो भी शामिल है, हिमालयन बेटर भी शामिल है, ये सुनहरा लंगूर ये संकटग्रस्त में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइबेरियन क्रेन भी शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 इसका आंसर ये हो जाएगा। ये है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे अंडमान। अंडमान का सफ़ेद दांतेदार छुछुंदर तथा निकोबार का सफ़ेद पूंछ वाला छुछुंदर रेड डाटा के किस श्रेणी में शामिल है? तो ये घोर संकटग्रस्त में, किसमें? घोर संकटग्रस्त में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा इस क्वेश्चन पे इधर फिर से देखते हैं। इसमें जो है ये घोर संकट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। घोर संकट में कौन शामिल है? तो ग्रेट इंडियन बस्ट ये शामिल है, उसके बाद जैडोन ये भी शामिल है, उसके बाद साइबेरियन ये किस में शामिल है? तो ये सीधा हो जाएगा संकटग्रस्त में। किसमें? संकटग्रस्त में। घोर संकटग्रस्त में नहीं होगा, ये संकटग्रस्त में शामिल है, सुनहरा लंगूर, ठीक है। और ये सब जो भी है ये सब घोर संकट में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अंडमान और अंडमान का सफ़ेद दांतेदार छुछुंदर तथा निकोबार का सफ़ेद पूंछ वाला छुछुंदर रेड डाटा की किस श्रेणी में शामिल है? तो ये घोर संकटग्रस्त में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक के सुभेद्र श्रेणी में शामिल निम्नलिखित जीव में किसका प्राकृतिक आवास अब भारत में नहीं है? तो चीता का नहीं है। किसका नहीं है? चीता का नहीं है। आगे देखेंगे भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है? तो नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नामदफा। और नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? तो ये चिड़ियाघर नहीं है, ठीक है। चिड़ियाघर क्या है? वाय स्थानीय, यानी कि ये कहीं अलग अलग से लाए। देखिए स्वस्थानीय कहने का मतलब क्या होता है कि जो पक्षी जो स्वयं वहीं पे है। और चिड़ियाघर है ये क्या है? ये मतलब कहीं से ला के रखा जाता है चिड़ियाघर में, ठीक है। तो ये स्वस्थानीय नहीं होगा, ये वायस्थायी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्थान वाले संरक्षण कहलाता है। जी हाँ, ये तो सही है, ये सही है। उसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधे एवं जंतु का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान में किया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थानीय विधि नहीं है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कौन नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आगे देखेंगे जैव विविधता के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो ये जमीनीय विविधता भी हो जाएगा, जलीय विविधता भी हो जाएगा, पारिस्थितिकी विविधता भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो पहला, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में तथा एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में राज्य सरकार परिवर्तित कर सकती है। जी नहीं, ये नहीं कर सकती, ये हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बाहरी भाग में मानव के बसने तथा परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। तो जी हाँ, ये सही है, यानी कि कौन कौन सही है? तो 1 तथा 3 सही है। आगे देखेंगे भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये अमेजन का वर्षावन। किसका? अमेजन का वर्षावन, डी हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत ने बाघों को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब लाया है? तो ये 73
1973। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ है? तो 73। आगे देखेंगे, भारत में गेंडों का मुख्यालय शरण स्थली कहाँ है? तो ये मानस अभ्यारण्य। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये अभ्यारण्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभ्यारण्य। तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत के किस हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल लाल पांडा किस पांडा का निवास स्थल है? तो ये पूर्वी हिमालय। कहाँ? पूर्वी हिमालय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला, हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध स्थलीय परिवर्तन से है, परितंत्र से है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध सागरीय परितंत्र से है। जी हाँ, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों से देखिए, आपको ये दोनों ऑप्शन एक ही लग रहा होगा। ध्यान से पढ़िए। हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध स्थलीय परितंत्र से है। तो जी हाँ, ये हॉट स्पॉट है, ये हॉप स्पॉट है। यहाँ पे हॉट है, ठीक है, यहाँ पे होप है, होप स्टॉप स्पॉट। अवधारणा सागरीय से, ठीक है, तो सागरीय वाला रहेगा तो होप होगा और स्थलीय वाला होगा तो हॉट होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे म छूट गया है। ठीक है, तो शामिल होना चाहिए। पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल है। कौन शामिल है? तो अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा डी। आगे देखिए, रेड डाटा बुक्स में किसे सम्मिलित किया गया है? तो विलुप्त हो रहे पौधे की भी सूची है, दुर्लभ पौधे की भी सूची है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो पहला है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया। जी हाँ, ये भी सही है। और IUCN की स्थापना 1948 में हुआ। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे, भारत में आम के लगभग 1000 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीजीज की संख्या लगभग 40,000 है। जी हाँ, ये भी है। तो यानी कि इसका आंसर 1, 2 दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति विलुप्त है? तो ये सब विलुप्त है। ठीक है, टोडो भी विलुप्त है, स्टीलस सी काउ भी विलुप्त है, उसके बाद थाइलेसिन भी विलुप्त है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ध्रुवों से विषुवत रेखा की और जैव विविधता में क्या होती है? तो ये वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा एक सही है? तो पहला, विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 35 है। जिन्हें ये 36 है। हॉट स्पॉट की संख्या कैगो है? 36। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद, विश्व के 8 हॉट स्पॉट क्षेत्रों को अत्यधिक हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया। जी हाँ, तो ये सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो ये आयोजित हुआ, ये 1992 में आयोजित हुआ था। इसका बी आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता से सम्मिलित कार्टाजुना प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष लागू किया गया था? ये 11 सितंबर 2003। कब? 11 सितंबर 2003 को ये लागू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल है, तो कौन शामिल है? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट शामिल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूरोपीय रेनिडियर प्रजाति का हिरन हुगल भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब संकटपन पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य स्थानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय। तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, पशु को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनक के कारण कौन से जीव संकटग्रस्त हो गए? तो गिद्ध। तो ये गिद्ध जो दवा है, ये जो दर्द निवारक दवा है डिक्लोफेनेक, क्या है? डिक्लोफेनेक जो दवा है, इसी से गिद्ध का जो संकटग्रस्त हो गया, अब लमसम गिद्ध समाप्ति के कगार पे। अगला प्रश्न देखेंगे, संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में? देखिए, कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो पहला है, स्पीसीज की संख्या क्रांतिक सीमा से भी कम हो गया है, तो ये सही है। ये स्पीसीज संकटग्रस्त है, ये भी सही है। उसके बाद, इन श्रेणी में उन जाति को रखा गया है जिनके विलुप्त होने के भय बना हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद, इस श्रेणी में सुभेद तथा दुर्लभ दोनों प्रकार के स्पीसीज सम्मिलित है। जी हाँ, ये गलत है, तो हमें गलत ही चुनना था, तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल अगारा नहीं है? तो जिम कॉर्बेट नहीं है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट ये जो है पुराना है, इसलिए इसका पुराना नाम भी इसका हेलीवेल हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट का फिर नया नाम रखा गया है रामगंगा जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इतना ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सहसुमेलित नहीं है? सहसुमेलित नहीं है तो घना पश्चिम बिहार मध्य प्रदेश में चीन है, यही सुमेलित नहीं, ये राजस्थान में। कहाँ है? ये राजस्थान में। उसके बाद, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, सही है। वेदांगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। और मल्लापट्टी पक्षी अभयारण्य ये भी आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये हरियाणा में है, ये गलत है। ठीक है, ये कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद, कौंडिन्या पक्षी अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद, चिल्का झील ये उड़ीसा में है, तो कौन सा सही है? तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद है कुमारकोम बैद्यनाथ ये पक्षी अभयारण्य ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो ये ध्यान में रखिए। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। कौंडिया उसके बाद कौंडिन्या कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। कुमारकोम कहाँ है? तो ये केरल में। इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, गोवा के मांडवी नदी के किनारे कौन सा पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। कहाँ? कौन? सलीम पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? गोवा के मांडवी नदी पे।
आगे देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब? 1992 में। तो इसका आंसर ए होगा। ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब था? तो 1993 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कच्छ मरुस्थल गुजरात में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो ये भितरकनिका नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, ये पन्ना भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, कान्हा भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, पेंच भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ये बांदीपुर कर्नाटक में है, कर्नाटक। तो ये क्या है? तो देखिए, यहाँ पे ये छूटा हुआ, यहाँ पे आप नहीं कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये बांदीपुर हो जाएगा। ये बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। पन्ना भी मध्य प्रदेश में, पेंच भी मध्य प्रदेश में, कान्हा भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है? तो बांधवगढ़ भी है, सतपुरा भी है और सैय्यज डुबरी भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे, डीएनए स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो जीन पूल सेंटर में भी, बीज बैंक में भी और क्रायो प्रिजर्वेशन में भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। डी। आगे देखेंगे, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1971 में। ध्यान में रखिएगा, 1971। 1972 में 1973 में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1952 में क्या आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 1971 में क्या आया? तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत हुई यूनेस्को के द्वारा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा एक सही है? कौन सा सही? तो जैव मंडल आगर की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। जी हाँ, अभी ऊपर ही पढ़े, ये सही। उसके बाद भारत में जैव मंडल आगर कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। जी हाँ, ये भी सही है, 1986 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो देखिए, ये जिस समय क्वेश्चन बना था ना, उस समय के, क्योंकि इसका ना ये सब डाटा चेंज हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं को काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित है? तो ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है 103 है, ये हो गया 106। उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य का संख्या 543 से बढ़ के 567 हो गया। कितना हो गया? 567 हो गया। उसके बाद बायोस्फीयर का रिजर्व ये 18, ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? तो यही हो जाएगा। और टाइगर रिजर्व ये 32 न हो के ये 50 हो गया। 32 से बढ़ के 50 हो गया। हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? 80 आ गया ना। हम लोग 67 देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें तो आपको ये बता ही दिए हैं अभी। इसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो नहीं को काट देना है, और कौन सा सुमेलित है तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर 18, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 106, और वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा 567, और टाइगर रिजर्व हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, ओलिव रिडेल के कछुए के घोंसला बनाने हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो ये गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा। गहीरमाथा समुद्री वन अभ्यारण्य ये उड़ीसा में। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन घोषित करने का प्रावधान किया गया है तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, कहाँ है तो ये हैदराबाद में, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें, कस्तूरी मृग के लिए भारत का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, कौन है तो ये हो जाएगा शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ उत्तराखंड, यानी कि ए और बी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो ये भितरकनिका, ये उड़ीसा में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक पौधे की जाति विलुप्त प्राय की सूची में है तो ये डोलोनिकस, ठीक है, कौन है? डोलोनिकस। आगे देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के पादप जीन का संग्रह निम्न में कहाँ किया जाता है तो ये जीन बैंक में किया जाता है, कहाँ? जीन बैंक में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें से सही है तो पहला है अनवर्त जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाता है, जी हाँ ये सही है। उसके बाद यह संधि 2004 में अस्तित्व में आई तथा भारत में यह संधि 2006 में लागू हुआ, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन की संधि के क्रियान्वयन के लिए NIP का गठन किया गया, जी हाँ ये भी सही है, इसका हो जाएगा 1 2 3 सही, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक IUCN के संबंध में सही नहीं है तो कौन सा सही, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई, जी हाँ ये तो सही है, ठीक है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है। इसके द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी किया जाता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, ये भी सही है। तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है, जी नहीं यही है गलत, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये अहमदाबाद में सही है, CPR पर्यावरण शिक्षण केंद्र चेन्नई में है, ये भी सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, ये भी सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण देहरादून में, जी नहीं ये देहरादून में नहीं है, ये अलीनगर कोलकाता में, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण देहरादून में ना, ये अलीनगर के कलकत्ता में। आगे देखेंगे, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है तो ये कोयम्बटूर में है। सलीम अली विज्ञान, तो ये कहाँ है? कोयम्बटूर में, तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है तो ये मेघा पाटकर का इससे संबंधित नहीं है, किससे? मेघा पाटकर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए,
उत्तराखंड से 1994 में शुरू हुआ मैत्री आंदोलन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ये कल्याण सिंह रावत थे। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। आगे देखें, यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? तो ये रेडोडेंड्रॉन। कौन? रेडोडेंड्रॉन। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वन जीव अभ्यारण्य में क्या नहीं होता है? तो वन जीव अभ्यारण्य में अन्वेषण का निषेध नहीं होता है। अन्वेषण का निषेध नहीं होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, वनस्पति उद्यान का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये जर्म प्लाज्म का बाह्य स्थान संरक्षण करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? आगे देखिए, माइक कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से है, तो जी हाँ, माइक हाथी के संरक्षण। सेब कार्यक्रम का संबंध गिद्धों से है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में है? तो कौन है? तो काजीरंगा भी है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। आगे देखेंगे 87, निम्नलिखित में कौन यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो ये सुंदरबन भी है, नंदा देवी भी है और पश्चिम घाट भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा डी। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की पहली सूची किस वर्ष जारी की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। ठीक है, 1972 से आपको क्या याद करना है? याद है 1972 में क्या आया था? अभी तुरंत आपको पीछे रिवीजन करवाए थे। क्या करवाए थे? 1972 में क्या हुआ था? सॉरी, 1973 में हुआ था, टाइगर रिजर्व आया था। 1993 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और 1971 में क्या आया था? तो यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1971 में। और यहाँ 1972 में क्या है? यूनेस्को द्वारा विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की पहली सूची 1972 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना होगा? तो ये चंबल नदी के पास जाना होगा। कहाँ? चंबल नदी के पास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। क्या है? जैव मंडल रिजर्व, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ? तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए कुछ कुछ घाटी जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। सुरमा घाटी कहाँ है? तो असम में है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में घाटी से क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात के कच्छ में है, तो जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र असम के डिब्रू सेखोवा में है, तो ये भी सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है, केरल के शांत घाटी नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है, जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, उत्तराखंड का फूलों की घाटी नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है, जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ये तो सही है। दूसरा का है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट
है जो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? जी हाँ, आपको हम अभी बताएं। जिम कार्बोनेट कहाँ है? जिम कार्बेट उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। और इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? रामगंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है? जी हाँ, ये भी सही है। तो उसके बाद ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व है? नहीं, यहाँ राजा जी है ना, ये काट दीजिए। ठीक है, राजा जी नहीं हो, यहाँ नागा अर्जुन जो है ये कर्नाटक में। ठीक है, नागा अर्जुन लिखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? नागा अर्जुन। और नागा अर्जुन कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में जीवों को कितने अनुसूची में बांटकर संरक्षण का प्रयास किया गया था? 6। किया गया। आगे देखेंगे, IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में आपतितग्रस्त जातियों की संख्या कितनी है? तो 100 से अधिक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 से 1000 से अधिक और 10,000 से कम। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक टाइगर संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये दाची गाम नहीं है, जो कि ये दाची गाम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर संरक्षित क्षेत्र बिहार में है? निम्नलिखित में कौन सा टाइगर संरक्षित क्षेत्र बिहार में है? तो वाल्मीकि के बिहार के पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे देखें, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन में संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने से निहित है? तो ये जीवन मंडल रिजर्व हो गया। क्या हुआ? जीवन मंडल रिजर्व। आगे देखेंगे, पौधे की जाति विविधता जंतुओं के अपेक्षा कम क्यों है? क्योंकि पौधे अपने भक्षक से भाग नहीं सकते। जी हाँ। उसके बाद, पर्यावरण परिवर्तन होने के बावजूद पौधे अपना स्थान बदलने में सक्षम नहीं है। ये भी होगा। पौधे मानव निर्मित बाधाओं से अपने आप को बचा नहीं सकता। ये भी, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखें, रेड डाटा बुक में किस प्रकार के पेज प्रयोग किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं हरा पेज भी, गुलाबी पेज भी, लाल पेज भी, यानी कि सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, IUCN के अनुसार किसी भी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से न देखा गया हो? तो 50 वर्ष से। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, पूनम अवलोकन किसके जनगणना से संबंधित है? तो ये संबंधित है एशियाई शेर से। किससे? एशियाई शेर से। तो इसका ए हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में किस राज्य में बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा? तो ये मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। उसके बाद, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है किससे? तो ये आर्द्र भूमि से। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद एक और चैप्टर है बायोलॉजी का, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देख लेंगे। और बता दें कि हम लोग बिहार पे एक टू द पॉइंट बात किए हैं, वो अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से वहीं से आया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।